मुझे एक मोल था, वो बर्थ में नहीं था, अभी अभी अपीयर हो रहे, ये भी कैंसर हो सकते हैं। ब्लड इज अ ट्रिगर पॉइंट, आप जरूर क्रॉस चेक करो कि ऐसा क्यों हो रहा है। इंटरमीडिएट फास्टिंग कर लो, कैंसर सेल्स खत्म हो जाता है बोल के, सच है। केवल इंटरमीडिएट फास्टिंग से कैंसर कम होता है ऐसा कभी नहीं बिलीव करना चाहिए लोगों को। ट्यूमर और कैंसर का फर्क क्या है? हर ट्यूमर कैंसर में बदल सकता है, लेकिन हर कैंसर ट्यूमर से आए ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। एक ही बंदा को दो तीन तरफ का कैंसर आता है क्या? अगर आपका सेक्सुअल एक्टिविटी एज से पहले शुरू हो जाता है तो कैंसर होने की संभावनाएं 80 to 90% हो जाती है। जिम सप्लीमेंट्स है, प्रोटीन, क्रेटिन, इसका वजह से कैंसर रिस्क बढ़ जाता है। एनी रिलेशन बिटवीन ऑयल कंजम्पशन एंड कैंसर? कैन रेडिएशन एक्सपोजर लीड टू कैंसर? Is there any possibility that breastfeeding can reduce the cancer risk? फ्यूचर में आपके बच्चे को कोई बड़ी बीमारी होगी, कैंसर होगा, डायबिटीज होगा, पीसीओडी होगा, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि प्रेगनेंसी में आपका लाइफस्टाइल कैसा है। कॉमन कैंसर क्या है वुमेन वर्सेस में मेन? प्रेगनेंसी फीमेल में ज्यादा रिस्क होता है मेल के अपेक्षा। ये सब इक्वली एसेस करने के बाद ही Today with Dr. Gauri Shankar, we'll discuss what are the reasons that can cause cancer and how to avoid the cancer. Should we really worry about the cancer? If cancer comes, death is the only option or any better medication with lower price? Let's jump into the podcast. Good morning sir, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग जी, बढ़िया। आपके मिलने के बाद मुझे डर ज़्यादा हो गया क्योंकि आपके मिलने के बाद रील देख रहा हूँ, हर चीज़ कैंसर का रिलेटेड आ रहे हैं। कोई ना कोई ऐसा डर ले कि मेरा अंदर भी कैंसर है कि नहीं, मैं कैसे चेक करूं मेरे अंदर की कैंसर का सेल्स एक्टिव है या नहीं? सीरियसली इट्स अ वेरी स्कैरी। कैंसर के सेल्स प्रेजेंट हैं और वो प्रोग्रेस भी कर रहे हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि वो कौन से अर्ली साइन होते हैं जो हेल्दी इंसान में, हेल्दी ह्यूमंस में कैंसर के प्रिमिटिव सिम्टम्स होते हैं या कैंसर्स के मार्कर, कैंसर्स के इंडिकेटर होते हैं। तो दो तीन चीज़ें हैं जो आपको जानना है। सबसे पहली चीज़, आपकी बॉडी में अगर कहीं कोई लाइपोमा है, कहीं कोई गांठ है, कोई नोड्यूल्स है, और वो तब है जब आपको कोई सिम्टम नहीं है, तो वो प्रिमिटिव स्टेज है, प्रिमिटिव साइन है कि फ्यूचर में हो सकता है कि आपको कैंसर हो सकता है। अच्छा, वो नॉर्मल हेल्दी बॉडी में है, ऑल्दो यू हैव नो कैंसर, बट देयर इज एनी अनडिफाइंड लम्प्स, सिस्ट या लिम्फोमा भी है, लिम्फ ग्लैंड में स्वेलिंग है, कहीं पे कोई ट्यूमर है, सिस्ट है, तो ये प्रिमिटिव इंडिकेशन है। ये हेल्दी कंडीशन में ही आता है। यूजुअली हम उसको हम सर्जरी के लिए या उसको हम कैंसर नहीं मानते हैं, बट ये पहला साइन है। दूसरा साइन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी पे कांस्टेंट इरिटेशन एक स्पेसिफिक पार्ट पे है। बॉडी का कोई भी एक स्पेसिफिक ऑर्गन जहाँ पे कांस्टेंट इरिटेशन हो रहा है, वो आपको परेशान कर रहा है, बट वो कैंसर नहीं है। तो भी आपको सावधान हो जाना है कि वो फ्यूचर में कैंसर में चेंज हो सकता है। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपकी बॉडी में कोई ऐसी बीमारी नहीं है, कोई ऐसा एलिमेंट आपको कंफर्म नहीं हुआ, बट आपका वेट लगातार कम होता जा रहा है। ये भी ड्यूरिंग हेल्दी कंडीशन आपको एक तरह से थोड़ा अलर्ट होना है, कॉशियस होना है कि दिस साइन may be an initial sign of cancer, although cancer is not present in any investigation, you are not confirmed cancer patient, but these type of symptoms are the early indications. Fourth and most important is your skin texture is changed. You have multiple moles, black discoloration, skin का texture बिल्कुल आपका सुंदरता खराब हो रहा है, स्क्रैचेस आ रहे हैं, स्किन पे इरिटेशन हो रहा है, मल्टीपल मोल्स आ रहे हैं, तो ये भी एक ऐसा इंडिकेशन है जो हेल्दी कंडीशन में आपके बॉडी पे दिखता है। एंड द लास्ट एंड फाइनल इज व्हाट सर, इज देयर एनी ब्लीडिंग साइन? कहीं से कोई ब्लीडिंग हो रहा है, कहीं से ब्लड आ रहा है आपको, चाहे माउथ से आ रहा है, रेक्टम से आ रहा है, नोज से आ रहा है, और ब्लड आने के बाद आपकी बॉडी में कुछ ऐसा चेंज दिखा नहीं, बट वो ब्लड इज अ ट्रिगर पॉइंट। आप जरूर क्रॉस चेक करो कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये जो इंडिकेशन मैंने बताया ना, ये इंडिकेशन तब हमारी बॉडी पे आता है, ये कैंसर के साइन तब हमारी बॉडी पे आते हैं जब हम बिल्कुल हेल्दी होते हैं। तो अगर हमने इसका ख्याल रखा तो फ्यूचर में कैंसर के चांसेस नहीं हो सकते। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि हर इंसान में कैंसर के सेल्स हैं, और वो कैंसर के सेल्स, कैंसर डेवलप जब होते हैं ना, उससे पहले वो सारे इंडिकेशंस होते हैं जिसको हम इग्नोर करते हैं। तो श्रीकांत, मार्क माई वर्ड्स, cancer is not a one night show. It come after multiple indication when we were healthy. जब हम बिल्कुल हेल्दी थे ना,
तो बहुत सारे इंडिकेशंस जो मैंने बताए इसके फॉर्म में ये हमें मल्टीपल टाइम हम्म, नॉक करता है कि if you're not aware then cancer is on the way. हम्म। So these are the most common symptom when we are healthy. और आप मोल्स के बारे में कुछ कहता था। तो मेरा एक डिस्टेंट रिलेटिव था, उसका क्या, सडनली ही गॉट एन अपीयरेंस ऑफ मोल। बाद में नहीं था, वो बाद में आ गया। इसके बाद वो मोल बढ़ते जा रहे। हम कहीं ना कहीं ये मोल्स भी कैंसर हो सकते हैं। बहुत अच्छा आपने बताया श्रीकांत। मैं आपको एक रियल स्टोरी बताता हूँ। मेरे पास एक पेशेंट आज से लगभग 1 साल पहले आया। वो पेशेंट को स्टमक कैंसर था। जब मैं उसकी हिस्ट्री में पीछे गया तो स्टमक कैंसर अपीयर होने से पहले उसके बॉडी पे, एक्सटर्नल बॉडी पे, वो लगभग 28 साल का लड़का था, बहुत सारे मोल्स डेवलप हुए। उसने डॉक्टर को दिखाया, उसके लिए उसने बहुत सारे एक्सटर्नल ट्रीटमेंट लिए, लेकिन वो मोल्स धीरे धीरे कम नहीं हुआ। और वो मोल्स का जो इंडिकेशन था ना, उस इंडिकेशन के 1 साल बाद उसको स्टमक कैंसर अपीयर हुआ। तो ये बहुत, देखो हमारे बॉडी का जो स्किन होता है ना श्रीकांत, तो स्किन जो है वो मिरर होता है। अंदर कुछ भी होता है ना, वो बाहर स्किन पे दिखाया जाता है। कैंसर के भी इंडिकेशन स्किन पे पहले आते हैं। पीसीओडी का नाम सुना होगा, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जो फीमेल को ओवरी में सिस्ट होता है, उसके भी इंडिकेशन सबसे पहले स्किन पे आते हैं। लिवर अगर खराब होता है, उसके भी इंडिकेशन सबसे पहले स्किन पे आते हैं। किडनी के भी इंडिकेशन स्किन पे आते हैं। हमारा ब्रेन में इरिटेशन होता है ना, वो भी स्किन पे आता है। तो स्किन इज द फर्स्ट इंडिकेटर, पहला इंडिकेशन होता है स्किन, जो ये बताता है कि अंदर का इन्वायरमेंट कुछ फिशी हो रहा है। तो वो जो केस मुझे याद आया ना, उस केस में उसको स्टमक कैंसर था, वो आया सीवियर पेन के साथ आया। जब मैंने उसकी हिस्ट्री ली और मैंने सारे डॉट्स कनेक्ट किए, तो वो जो स्किन पे अफेक्शन था ना, वो प्राइमरी इंडिकेशन था उसके लिए कि इफ़ यू नॉट स्टॉप योर, उसका लाइफस्टाइल बहुत ख़राब था, अनहाइजीनिक फूड था, वो आजकल वाटर बॉटल्स, ठीक है, एल्युमिनियम फॉइल्स में जो खाना खाते हैं, नॉन स्टिक पैन, तो वो पूरा का पूरा उसका डाइट हैबिट बिल्कुल गड़बड़ था। और डाइट हैबिट में जो गड़बड़ था, और उस डाइट ने उसकी बॉडी के अंदर जब चेंजेस करना स्टार्ट किया ना, तो स्किन पे पहला मैनिफेस्टेशन गया। और वो स्किन का पहला मैनिफेस्टेशन ये बताने के लिए था कि स्टॉप योर ऑल अननेचुरल डाइट हैबिट। बट वो मल्टीपल इंडिकेशंस को जब इग्नोर करते हैं तो फाइनली कैंसर आता है। आज वो बिल्कुल ठीक है, कैंसर पूरी तरीके से ठीक नहीं है, पर उसका पेन बिल्कुल ठीक है, उसका ब्लीडिंग ठीक है। वो अब जितना पेन किलर लेता था उतना अब नहीं ले रहा है, अभी नॉर्मल लाइफ जी रहा है। बट जो नुक्स जो जो हार्म हो गया उसकी बॉडी का, वो नहीं होता अगर वो स्किन के इंडिकेशन को समझ लेता। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि हमारी बॉडी का स्किन पहला इंडिकेटर होता है। जब भी कुछ ख़राब होता है, स्किन पे पहला इंडिकेशन आता है, और हमें उसको समझने की ज़रूरत है। और अगर मल्टीपल मोल्स दिखते हैं, बॉडी का जो नॉर्मल कलर है वो एबनॉर्मल हो रहा होता है, क्रैक्स हैं, फिशेस हैं बॉडी पे, स्किन पे, तो आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर से मिलना है और उसके रूट कॉज का पता लगाना बहुत ज़रूरी है। और ये मोल्स, मुझे एक मोल था, वो बर्थ में नहीं था, अभी अभी अपीयर हो रहे, ये भी कैंसर हो सकते हैं? बहुत अच्छा आपका सवाल है श्रीकांत। मोल्स है 2 तरह के होते हैं। एक तो बाई बर्थ है। अगर बाई बर्थ है और उसका साइज स्पेसिफिक है, मोल्स यूजुअली बहुत, जो बाई बर्थ होते हैं बहुत जल्दी नहीं बढ़ते हैं। सडनली एक एज के बाद, 30-40 के बाद आपको दिख रहा है कि ये जो मेरे मोल्स थे वो सडनली अपीयर हो रहे हैं एब्डोमेन पे और बैक पे, सडन बढ़ने लगा और मल्टीपल हो लगे, और एकदम लिवर स्पॉट्स है, डार्क लिवर कलर, डार्क ब्राउन कलर के स्पॉट्स मल्टीपल टाइम बढ़ रहे हैं और एबनॉर्मली वो बढ़ रहे हैं। अगर ऐसा होता है सडन आपके बॉडी में, या ट्रंक पे या बैक पे, फ्रंट पे या बैक पे, अगर सडन आपके बॉडी में मोल्स आ रहे हैं, तो दैट माइट बी अ इंडिकेशन ऑफ ग्रॉसर पैथोलॉजी, इट माइट बी अ कैंसर। You must go and cross check your body. Sudden appearance of the moles is the one of the most common indication for internal cancer. So mark my word, if there is a sudden appearance of moles abdomen पे या back पे, तो this may be a most common indication for your internal cancer. You must go for check. और आप जो बताया, खाना पीना का चीज़ पे ध्यान देना, और यू हैव टू फोकस ऑन डाइट एंड एल्यूमिनियम एंड ये चीज़ें बता रहे ना, वो प्रेग्नेंट लेडी में कैंसर का रिस्क ज़्यादा होता है, क्योंकि प्रेग्नेंट में इम्यून भी कम होता है और दे हैव टू गिव बर्थ
to another child? सीरीज अक्सर करके कहा जाता है कि प्रेगनेंसी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है दो लोगों के लिए। एक दैट प्रेग्नेंट लेडी, उसके लिए भी वो बहुत क्रूशियल टाइम होता है, और एक वो जो बच्चा अंदर होता है ना, उसके लिए भी बहुत क्रूशियल टाइम होता है। तो प्रेगनेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और प्रेगनेंसी के दौरान एक फीमेल जब बच्चा कैरी कर रही होती है, उस दौरान उसकी सारी आदतें साइमल्टेनियसली उसे भी अफेक्ट कर रही होती है और उसके आने वाले बच्चों को भी अफेक्ट कर रही होती है। फ्यूचर में आपके बच्चे को कोई बड़ी बीमारी होगी, कैंसर होगा, डायबिटीज़ होगा, पीसीओडी होगा, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि प्रेगनेंसी में आपका लाइफस्टाइल कैसा था। बिकॉज वॉट एवर यू टेक ना डायरेक्टली अफेक्ट योर चाइल्ड। तो प्रेगनेंसी में डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, प्रेगनेंसी में आपका लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, प्रेगनेंसी में आपका थॉट प्रोसेस, आपके इमोशन, आपका इन्वायरमेंट सब कुछ बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। आज प्रेगनेंसी को हम एक प्रोसेस मानते हैं। पहले प्रेगनेंसी जो था वो एक फिनोमेना था, एक इमोशनल ड्यूरेशन था। उस टाइम पे सब लोग प्रेगनेंसी को बहुत ऑस्पिशियस मानते थे। उस दौरान सारी चीज़ें बहुत अच्छे से होती थी, लेकिन आज एक मैकेनिकल प्रोसेस है। तो ये माइंडसेट ही गड़बड़ है, और उस माइंडसेट से जो बच्चा आ रहा है वो प्रोन है मल्टीपल डिजीजेस के लिए, इवन कैंसर के लिए भी। तो आज प्रेगनेंसी इज मोर पैथोलॉजिकल देन फिजियोलॉजिकल। पहले ऐसा नहीं था ना, पहले प्रेगनेंसी होता था, बच्चे डिलीवर हो जाते थे और बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। आज तो जैसे प्रेगनेंसी आती है वो डॉक्टर्स, मल्टीपल मेडिसिन, वैक्सीनेशन, डाइट, इन्वायरमेंट भी इतना ख़राब है, इतना स्ट्रेस है, ये सब प्लेटफॉर्म बनाता है फ्यूचर के बीमारी को, और वो फ्यूचर की बीमारी आगे जाके कैंसर में टर्न होती है। तो जब भी कोई प्रेगनेंसी या प्रेग्नेंट फीमेल हो, 2-3 चीज़ों का ख्याल रखें। सबसे पहला, डाइट बहुत शुद्ध होना चाहिए, प्योर डाइट होना चाहिए। जितने भी आर्टिफिशियल चीज़ें हैं उनको डाइट से निकालना है। जैसे मोर कुकिंग टाइम ऑफ फूड, स्क्रैच करके ना वो नॉन स्टिक को स्क्रैच कर देते पूरा एकदम खुरच के घिस के। उसके। हाँ। दूसरा, प्लास्टिक बोतल्स, ठीक है, आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन कॉन्शियसली आप उसको अवॉइड तो कर सकते हैं। जब मौका हो तो आपको पता है कि भाई ठीक है, मेरे पास आज मौका है कि मैं ग्लास के बॉटल से पानी पी सकता, तो वो कोशिश करो कि मैक्सिमम टाइम आप नेचुरल ड्रिंकिंग वाटर लो। ठीक है, आज पानी का जो क्वालिटी है वो भी ख़राब है। तो प्रेगनेंसी इज ए ट्रांजिशन फेज ब्रो। वो फेज़ में प्रेगनेंसी के बाद भी फीमेल को बहुत बीमारी होती है, क्योंकि प्रेगनेंसी में पूरा बॉडी बर्नआउट हो जाता है। अब आपने प्रेगनेंसी रखी भी और उस प्रेगनेंसी को आपने बहुत लाइटली लिया, तो आप भी रिस्क में हो और आपका आने वाला बच्चा भी रिस्क में है। ठीक है, तो पहली चीज़ डाइट, दूसरा इमोशन। सुना होगा हमारे यहाँ एक कहावत है, अभिमन्यु पेट से। हाँ, हाँ, तो वो आपका इन्वायरमेंट ना आपके बच्चे के लिए उतना इंपॉर्टेंट है जितना आपके लिए है। और तीसरा, आपका लाइफस्टाइल। हाईली हम पेशेंट को सिक्योर करने लगते हैं, एक्सरसाइज नहीं करता है, एसिडिटी लाइफ हो जाती है, बैठ के बस खाना खा रहा होता है, एकदम एक्स्ट्रा कॉशियस रखते हैं। पहले गांव में क्या होता था, खेत में काम करते करते डिलीवरी हो जाया करती थी, लेकिन आज तो इतना ज़्यादा उसको फोकस करके हम लोग रखते हैं, जिससे कि बच्चों में रिस्क बहुत ज़्यादा है बीमारी का। तो प्रेगनेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा पॉइंट है आपका, और जितने लोग हैं उनको ये समझना चाहिए कि प्रेगनेंसी इज ए ट्रांजिशन फेज। जितना अच्छा प्रेगनेंसी रहेगा उतना स्ट्रॉन्ग बच्चा आएगा। और इसके लिए ये जो होम्योपैथिक साइंस है ना, होम्योपैथी में ये भी कहा गया है कि प्रेगनेंसी में अगर आपने प्रॉपर तरीके से होम्योपैथिक दवाइयाँ ली, तो 2-3 चीज़ें हैं। एक, आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा पूरी प्रेगनेंसी में, आपका बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से बाहर आएगा, उस बच्चे को कोई कॉम्प्लिकेशंस फ्यूचर में नहीं हो सकती। यहाँ तक कहा गया है श्रीकांत कि अगर आपकी फैमिली में कोई लंबी बीमारी की हिस्ट्री चल रही है, मतलब आपकी फैमिली में फैमिली टू फैमिली आपको कैंसर का हिस्ट्री है, फैमिली में ट्यूबरकुलोसिस का हिस्ट्री है, आपकी फैमिली में अल्कोहलिज्म है, अगर ऐसा हिस्ट्री आ रहा है और आपके जनरेशन में ये चीज़ें कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, तो आपको एक होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलके कुछ दवाई लेनी चाहिए। और हम डॉक्टर कैंसर में ऐसा करते हैं कि आपको और आपके आने वाले जनरेशन को भी सिक्योर करते हैं आने वाले बीमारी से। और ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि होम्योपैथी हैविंग मेडिसिन टू ब्रेक योर जेनेटिक टेंडेंसी। वो तो अच्छी बात है। अब बता रहे एनवायरनमेंट पॉजिटिव होना, हाँ, वो पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन में कैंसर क्योर होता? बड़ा अच्छा सवाल है आपका।
और ये बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है श्रीकांत, लोगों को समझना चाहिए। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका पता चलते ही लोग नेगेटिविटी में चले जाते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ ना लोगों को कि कैंसर बड़ा नहीं है, कैंसर का डर बहुत बड़ा है। हमारी बॉडी में भी कैंसर है, आपकी बॉडी में, दुनिया जो भी इंसान है सबकी बॉडी में कैंसर के सेल्स हैं, ठीक है। वो सेल को जब फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो ही वो सेल एबनॉर्मल होता है। और फेवरेबल कंडीशन क्या है? सबसे पहले हमारे इमोशंस पे। जब हम डर रहे होते हैं, जब हम स्ट्रेस में हैं, एंग्जाइटी में हैं, तो कहते हैं ना कि स्ट्रेस इज़ अ इम्यूनोसप्रेसर। नेगेटिव स्ट्रेस है या नेगेटिव सिचुएशन है, वो आपकी इम्यूनिटी कम कर देता है। और जब इम्यूनिटी कम होता है तो कोई भी बीमारी ईजिली लग जाती है। तो डायरेक्टली आपको कैंसर नहीं होगा। जिस भी ऑर्गन का कैंसर है उस ऑर्गन का स्पेसिफिक स्ट्रेस है। किडनी का अगर बीमारी है तो किडनी का एक कस्टमाइज स्ट्रेस है, उस टाइप का स्ट्रेस आएगा तो ही किडनी बीमार होगा आपका। लंग्स के लिए भी एक स्पेसिफिक स्ट्रेस है, एक स्पेसिफिक इमोशन से लंग्स बेकार होता है आपका। स्पेसिफिक इमोशन से आपको इरिटेशन होता है, सुना होगा एलर्जी ना। एलर्जी के लिए सिंपल है, अगर फिजिकल एलर्जी है ना तो मेंटल भी एलर्जी है आपको। हाँ, डिसकंटेंटमेंट, डिसगस्ट फीलिंग, ठीक है, पेशेंट नॉट सेटिस्फाइड विद एनीथिंग। This type of environment, this type of mental stress, negative environment will create irritation on your upper respiratory tract. ये टेस्टेड है, हमारी होम्योपैथी में हम ऐसे ही इलाज करते हैं। तो ये जो नेगेटिव स्ट्रेस है, ये जो नेगेटिव इमोशन है, ये हमारी इम्यूनिटी को कम करता है। और स्पेसिफिक टाइप का स्ट्रेस स्पेसिफिक टाइप के ऑर्गन की इम्यूनिटी को कम करता है और उस ऑर्गन पे एलिमेंट आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीरीज कि कैंसर में भी सबसे पहले हम पेशेंट से यही बात करते हैं, हम रूट कॉज पे बात करते हैं, उसके रूट थेरेपी पे बात करते हैं कि आखिर ये जो कैंसर है इसी ऑर्गन पे क्यों आया। मल्टीपल कैंसर्स हैं, अभी हम दो लोग हैं, कोई जरूरी नहीं है कि एक इंसान को लंग्स पे कैंसर हुआ तो दूसरे को भी लंग्स पे होगा, हो सकता है उसको ब्रेन पे हो जाए। तो ये जो बीमारी पहली बार जिस जगह पे आती है ना, कैंसर जिस जगह पे पहली बार आया, लोकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और वो लोकेशन आपको एक स्पेसिफिक स्ट्रेस की तरफ इंडिकेट भी करता है। अगर फीमेल है, फीमेल के ओवरी में कैंसर है तो स्ट्रेस अलग है, उसके लिवर में कैंसर तो स्ट्रेस अलग है। तो हर जगह के कैंसर का अलग अलग स्पेसिफिक नेगेटिव इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है, उसको समझना जरूरी है और उसको पहले हटाते हैं क्योंकि वो रूट कॉज पे है। अगर हमने वो ऑब्स्टिकल नहीं ढूंढा तो फिर बीमारी ठीक नहीं होगी। हम उसका सर्जरी कर दे रहे हैं, हम उसको कीमो दे रहे हैं, रेडियो दे रहे हैं, इवन होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं, वो सरफेस का इलाज है, उसका स्ट्रेस वैसे ही है तो कभी पेशेंट ठीक ही नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका सवाल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से लोगों को समझना भी है। उसको हम लोग बोलते हैं साइको ऑन्कोलॉजी, साइकोलॉजी फॉर ऑन्कोलॉजी इज डिफरेंट। और वो हम डॉक्टर कैंसर में स्पेसिफिकली देखते हैं, हम रूट तक जाते हैं, हम ये समझते हैं कि पेशेंट को आखिर इसका लंग्स ही क्यों अफेक्ट हुआ। अभी मेरे पास एक पेशेंट आया, मैं आपको बताता हूँ। उस पेशेंट को लंग कैंसर है और वो लंग कैंसर 4 स्टेज का था, कीमो, रेडिएशन मल्टीपल टाइम हो गया। पेशेंट ऑक्सीजन से हमारे पास आया, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके हमारे पास लोग आए उसको। तो जब भाई ठीक है, वी आर नॉट एड्रेसिंग द कैंसर, वी आर एड्रेसिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, वी आर एड्रेसिंग द पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, ये हम रूट थेरेपी में करते हैं। तो जब मैं उसके स्पेसिफिक इमोशन पे गया तो उस बंदे को कांस्टेंट फियर था, देयर इज अ कांस्टेंट फियर कि मेरी वजह से मेरी फैमिली का नुकसान हो गया, बिकॉज उसने कुछ ऐसा इंसिडेंस था जिसकी वजह से उसको कांस्टेंट थ्रेट था किसी चीज़ का। और वो थ्रेट इतना ज़्यादा हुआ कि उसका लंग्स अफेक्ट हो गया, क्योंकि लंग्स हमेशा अफेक्ट होता है फियर से। जब हम डरते हैं तो क्या होता है, ऐसे करते हैं ना, तो कौन सा ऑर्गन अफेक्ट कर रहा है, सबसे पहले तो लंग्स ही जा रहा। ये इंपॉर्टेंट था और वो जो कांस्टेंट थ्रेट था उसको पकड़ा गया, उसको समझा गया, उसके लिए परफेक्ट लर्निंग दी गई उसको। और वो जब वो डर उसका कम हुआ तो पेशेंट का कैंसर भी कम हुआ। आज वो 4 स्टेज के बाद भी नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा है। अभी परसों मेरे पास आया, मस्त ड्राइव करके आया, मैं उसका फ़ोटो दिखाऊंगा आपको। इतना अच्छा लगा मुझे देख के और कहा डॉक्टर साहब ना आई एम फीलिंग बेटर, ऑल्दो माई कैंसर इज़ विद इन माई बॉडी बट आई एम फीलिंग कंफर्टेबल एंड दिस इज़ द फर्स्ट इंडिकेशन कि आपका स्ट्रेस कम हुआ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम स्ट्रेस के बारे में इतना बात कर रहे हैं ना, जो स्ट्रेस तो अनअवॉइडेबल है, कैसे भी होते रहते। सो पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन और किसी अलग चीज़ कुछ है कि क्योंकि हम स्ट्रेस कम कर सकते हैं, नहीं तो इस स्ट्रेस की वजह से आगे वो कैंसर आने के रीज़न कम कर सकते हैं। बहुत अच्छा श्रीकांत आपने सवाल किया कि स्ट्रेस और
स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए वो पॉजिटिव माइंडसेट कितना ज़रूरी होता है, बिकॉज स्ट्रेस इज़ द प्राइमरी मैनिफेस्टेशन ऑफ डेवलपिंग कैंसर। कैंसर या बाकी जितनी भी बीमारियाँ हैं ना, स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, मैं आपको 4-5 चीज़ें बताता हूँ जिससे कि आप अपना स्ट्रेस कम कर सकते हो। सबसे पहला, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन। सबसे पहली चीज़ क्या करनी है कि आपको अपना रिक्रिएशन ढूँढना है। आपको जिस काम में मज़ा आता है ना, वो करो। हमेशा जब किसी पेशेंट को परेशानी है, फ़ीवर भी है, तो उसके साथ बैठना है, लोगों को बात करना है, उसको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रखो। ग्रुप थेरेपी ग्रुप जैसा। थेरेपी, ग्रुप थेरेपी। तीसरा है नेचुरल चीज़ों के पास जाना है। नेचर्स में जाइए, प्लांट, वाटरफॉल्स, माउंटेन्स, वाटरफॉल्स, उधर बीचेस। लेके जाना है। तीसरा, अच्छी किताबें पढ़नी है आपको। देयर आर सो मेनी गुड बुक्स। अच्छी मूवीज़ देखनी है, ठीक है? और आपका जो हैबिट है ना, जो आपका करने का मन करता है, वो ज़रूर करना है। ये 4-5 चीज़ें हैं, अगर आप ये करते हैं, तो कभी भी आपको कोई ऐसी परेशानी नहीं होगी स्ट्रेस की वजह से। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कभी भी अगर पता चल गया कि भाई किसी को स्ट्रेस है, एंग्ज़ायटी है, कभी भी उसको अकेले मत छोड़ो। और जो भी इस एंग्ज़ायटी का रूट कॉज़ है, उस रूट कॉज़ से उसको दूर रखना है। ये हमारा फैमिली की ज़िम्मेदारी है। हमारी फैमिली में अगर किसी को बीमारी है, कैंसर है, डायबिटीज़ है, पीसीओडी है या सिंपल फ़ीवर भी है, बीमारी में हमेशा लोगों का साथ चाहिए होता है। तो आजकल लाइफ़ इतनी बिज़ी हो गई है, सीरीज़ के लोग टैबलेट दे के घूमने चले जाते हैं या ऑफ़िस चले जाते हैं, उसको अकेला घर में छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना। हमेशा पेशेंट को साथ रखो, उसको बाहर लेके जाओ। फ़िल्मों में कहते हैं ना, माउंटेनियन रिट्रीट, तो उसको थोड़ा ऐसी जगह पे लेके जाना जहाँ से उसका स्ट्रेस कम हो। और नेचर इज़ द गुड थिंग। कॉन्टैक्ट, कम इन कॉन्टैक्ट ऑफ नेचर, योर स्ट्रेस ऑटोमेटिकली डाउन। तो क्या होता है सीरीज़, कि जब हमारे फैमिली में किसी को कैंसर होता है ना, तो उसको देख के हमें भी स्ट्रेस होने लगता है कि ऐसा क्या हो जाएगा यार, इसको हो गया, कहीं मुझे तो नहीं हो जाए। तो जब कभी भी आपको स्ट्रेस हो ना, आप 4-5 चीज़ें फ़ॉलो करो। सबसे पहली चीज़ फ़ॉलो करो, स्ट्रेस में लोगों के बीच रहना शुरू करो, लोगों से बात करो, खुश रहो। अपनी आपकी जो आदतें हैं, आपको जो अच्छा लगता है वो करो। नेचर के कॉन्टैक्ट में जाओ, ठीक है? खुली हवा में घूमो, थोड़ा एक्सरसाइज़ करो और कोशिश करो कि ऐसी किताबें पढ़ना है, ऐसी वीडियोज़ देखना है जिससे कि आपको नॉलेज मिले कि हाउ टू कम आउट ऑफ दिस टाइप ऑफ स्ट्रेस। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, बिकॉज़ उस टाइम पे बहुत डर लगता है कि मेरी फैमिली में किसी को कैंसर हो गया, मेरे रिलेटिव में किसी को कैंसर हो गया, तो आपको स्ट्रेस होता है कहीं मुझे तो ना आ जाए। मुझे याद है कि एक बार हमारे यहाँ, हमारी फैमिली में हमारी वाइफ़ है ना, उनके मामा को हार्ट अटैक आया। अब मैडम बहुत डर गईं। तो मैंने उनको कहा कि डरना नहीं है, हार्ट अटैक आया कोई बात नहीं, वो आपको नहीं आ सकता। अगर स्ट्रेस लोगे तो ज़्यादा आएगा, तो स्टार्ट डूइंग गुड वर्क। भाई ठीक है, आपको हार्ट का प्रॉब्लम है तो हार्ट की एक्सरसाइज करो, अच्छा खाना खाओ, अच्छी एनवायरनमेंट, लोगों से बात करो, मिलो-जुलो, बाहर घूमो। ये हम करना बंद कर देते हैं। क्या होता है ना, उस पेशेंट को देख के दिमाग में बार-बार मुझे हो जाएगा, मुझे हो जाएगा, मुझे हो जाएगा, तो वो स्ट्रेस ना अल्टीमेटली आपको बीमारी में लेके जाता है। तो 4-5 चीज़ याद याद रखिए। पहला, अच्छी किताबें पढ़िए, नेचर के कॉन्टैक्ट में आइए, पहाड़, नदी, झरने से मिलिए, जो आपको अच्छा लगता है आर्ट, पेंट, क्राफ्ट करिए, डांस करिए, गाना गाइए, एक्सरसाइज करिए, बहुत सी चीज़ें करने को है। लेकिन उस एक बीमारी के बारे में सोचना बंद करिए, ठीक है? Awesome. अच्छा बोलो। बढ़िया? एकदम बढ़िया एनर्जी से। कुछ दिन पहले एक रील देखा मैंने, इंटरमीडिएट फास्टिंग कर लो, कैंसर सेल्स खत्म हो जाता है बोल के। सच है, इंटरमीडिएट फास्टिंग करने से कैंसर कम होता है? आजकल ऐसे बहुत रील आ रहे हैं श्रीकांत, फास्टिंग कर लो, खीरा खाओगे तो कैंसर खत्म, टमाटर क्रूसिफाइड खाओगे तो कैंसर वेजिटेबल्स। खत्म। हाँ। तो आजकल ऐसे बहुत सारे रील्स हैं, खीरा, टमाटर, बैंगन, हम्म, इसको खाने से कैंसर खत्म हो जाता है। तो लेट मी क्लियर वन थिंग, कैंसर ना खीरा टमाटर से आता है, हम्म, ना कैंसर खीरा टमाटर से कम होता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग का अपना एक रोल है। देखो, फास्टिंग के पीछे रीज़न क्या है, लोग ये कहते हैं कि जो हमारा सेल है, जैसे हम लोग जब पैट स्कैन कराते हैं ना, तो उसमें एक तरह का ग्लूकोज़ डालते हैं बॉडी में। हम्म, वो ग्लूकोज़ वहाँ पे ज़्यादा जाके इकट्ठा होता है जहाँ पे कैंसर होता है। उसको देख के कहते हैं कि इसको कैंसर के चांसेस हैं, या कैंसर एक जगह ज़्यादा है, दूसरी जगह कम है, ऐसे बोलते हैं, कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, क्योंकि वो ग्लूकोज़ होता है। तो एक्चुअली कैंसर है क्या? किसी भी बॉडी में, किसी भी जगह पे बहुत सारे सेल्स इकट्ठा हो गए। हम्म, एक एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं। मान लो हमारी बॉडी को एक आदमी काम कर रहा है हमारे घर में, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक एनर्जी चाहिए। हम्म, अब उसी जगह पे बिना नोटिस के 4 आदमी आ गए, तो उसको 4 आदमी को ज़्यादा खाना चाहिए होगा। हम्म, और वो 4 आदमी एबनॉर्मली आए हैं, आपके बुलाने से नहीं आए हैं, वो अपने आप आ गए हैं, उस पे आपका कंट्रोल नहीं है। हम्म, तो 4 लोगों का फूड है उधर, तभी तो 4 लोग हैं।
अगर 4 लोगों का फूड नहीं रहेगा तो 4 लोग नहीं रहेंगे ना। तो सिंपल यही होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब। दैट मीन्स अगर हम खाना कम खाएंगे तो जो एक्स्ट्रा सेल हमारी बॉडी में ग्रो कर रहे थे उनको एसेंशियल न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो वो ग्रो नहीं करेंगे। तो वो धीरे धीरे क्या करेंगे कि हमारे सेल्स की बॉडी में जो जो एनर्जी था जिससे वो कैंसर ग्रो हो रहा था, उसको वो कैंसर के सेल खाना खुद शुरू कर देंगे, और जिससे कि वो कैंसर का जो एनवायरनमेंट है वो भी कम हो जाएगा और सेल्स भी धीरे धीरे मर जाएंगे। भाई किसी को खाना ही नहीं मिलेगा तो सेल्स तो मर जाएगा ना। तो वही है इंटरमिटेंट फास्टिंग का, और इससे असर पड़ता है। लेकिन केवल इंटरमिटेंट फास्टिंग से कैंसर कम होता है ऐसा कभी नहीं बिलीव करना चाहिए लोगों को। केवल खीरा खाने से कैंसर कम हो जाएगा, केवल टमाटर खाने से, आजकल एक रील में कुकुम्बर खाओ कैंसर भगाओ, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। क्रूसिफाइड वेजिटेबल्स हाँ, और ये भी ज्यादा आ रहे हैं। देखिए, दिस इज वन ऑफ द वे, दिस इज नॉट द ओनली वे। तो हमारी लाइफ में ना मल्टीपल एस्पेक्ट हैं हमारे। हम खाना खाते हैं, हम पानी पीते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं, हम कहीं रहते हैं, हम कहीं सोते हैं। जितने भी हमारे लाइफ के एसेंशियल कंपोनेंट हैं वो सब कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अब उनमें जाके देखना है कि जो नेचुरल है वो फॉलो करना है। हमें खाना खाना चाहिए। अब खाने में क्या खाना है इंपॉर्टेंट, बिना खाने तो रह नहीं सकते ना आप। तो जब खाओगे तो बॉडी में जाएगा, और बॉडी में जाएगा तो जो खाने का नेचर है, जो जो आप खा रहे हो, जिस क्वालिटी का फूड ले रहे हो आप, और उसमें जो कंस्टिट्यूएंट मिला हुआ है वही तो आपकी बॉडी को पॉजिटिव या नेगेटिव एनवायरनमेंट देगा। तो आपको क्रॉस चेक करना है कि हम खा क्या रहे हैं, हम खा कब रहे हैं, और हम खा कैसे रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इंटरमिटेंट फास्टिंग इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन केवल उसी करने से आजकल लोग इतना ज़्यादा, मेरे पास लोग आते हैं श्रीकांत, और मैं शॉक्ड हो जाता हूँ भाई देख के उनको, कि उनकी गलती, और गलती इस तरह की रील्स और इस तरह के वीडियोस बनाने वालों की है। वो उनको विश्वास करके वो करते हैं और कैंसर ठीक ही नहीं होता, बढ़ जाता है। कैंसर का इलाज को हम मल्टीपल डायमेंशन से देखना पड़ता है, कोई वन वे इलाज नहीं है इसका। ये तो सही है लला। वो लास्ट पॉडकास्ट में अब बोला सही डाइट पे कैंसर भी कम होता है। वो लोग कैंसर आने के बाद इंटरमीडिएट फास्टिंग कर ले तो सही डाइट भी नहीं मिलता, वो कैंसर बढ़ जाता है। हाँ। तो कि हर एक चीज़ का अपना एक टाइमिंग है। कैंसर के इलाज में भी टाइमिंग का बहुत रोल है, स्टेज का बहुत रोल है, कब क्या करना इम्पॉर्टेंट है। अभी क्या है ना, अभी जो मैं बता रहा हूँ कि कैंसर की बीमारी का नॉलेज बहुत कम है लोगों को। लोग कैंसर होने के बाद प्रिकॉशन रखते हैं। प्रॉब्लम ये है, कैंसर से पहले कोई प्रिकॉशन नहीं है, वह कैंसर होने के बाद इंटरमिटेंट फास्टिंग, कुकुम्बर, टमाटर, खीरा, गाजर, मूली, ये तब खाना शुरू करते हैं। सोचो अगर उसको उससे पहले लिया जाए तो ध्यान देना है, और ये आप लोगों को समझना है, और ये हमारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हमें किसी भी चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। कंपैरेटिवली फॉलो करिए, और कैंसर के इलाज के लिए हमेशा एक रजिस्टर्ड डॉक्टर के पास जाइए, उसके सलाह के हिसाब से आप अपना काम करिए। डॉक्टर कैंसर में हम कभी भी आपको किसी एक चीज़ पे डिपेंड होने नहीं देते। मल्टीपल फैक्टर हमारी लाइफ में, केवल डाइट इंपॉर्टेंट है क्या? हमारा लाइफस्टाइल इंपॉर्टेंट है ना, हमारा इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट है, हमारे इमोशन इंपॉर्टेंट है, हमारे रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, हमारा वर्क स्टेट इंपॉर्टेंट है। तो इन सबको हम कंसिडर करते हैं, और जहाँ जहाँ पे जो जो लैकिंग है वो कलेक्टिवली करेक्ट करके हम आपको दवाई देते हैं। ये डॉक्टर कैंसर की खासियत है। कोई एक चीज़ पे हम फोकस नहीं करते, हम मल्टीपल एस्पेक्ट पे फोकस करते हैं, और पहले जानते हैं कि ये कैंसर के लिए आपकी बॉडी में कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, उसके हिसाब से आपका इलाज होता है, और इसीलिए हम इसको कस्टमाइज रूट थेरेपी कहते हैं। और मुझे ये भी शेक है, वो ट्यूमर और कैंसर का फ़र्क क्या है? कभी कभी ट्यूमर कैंसर का भी बढ़ जाता है, और अर्ली स्टेज में ट्यूमर आने के बाद सर्जरी कर लेते हो, बार बार आते। कभी ट्यूमर और कैंसर, अब डिफ्रेंशिएशन दो। और ऐसा देखो, मैं अक्सर कहता हूँ लोगों से कि कैंसर को इतना फैंटेसाइज कर दिया गया है कि लोग एक वर्ड को पकड़ के बैठ जाते हैं। नॉलेज इज द ओनली थिंग दैट कैन प्रिवेंट यू, दैट कैन गिव करेक्ट आंसर टू द एनी कंडीशन ऑफ कैंसर। पहला सवाल, ट्यूमर क्या है, कैंसर क्या है? तो याद रखिएगा, मैंने बहुत पहले आपको बताया कि ट्यूमर एक वो ग्रोथ है जब आपकी बॉडी हेल्दी होती है, आपकी बॉडी में कैंसर के कोई साइन नहीं होते हैं, और वो आपकी बॉडी में एक बिनाइन सा एक ग्रोथ होता है, उसे ट्यूमर कहते हैं। अब उस ट्यूमर में कोई मैलिग्नेंसी आ गई, मैलिग्नेंसी को कहते हैं कि ट्यूमर जो है वो फैलने लगा, ट्यूमर में सड़ पैदा हो गया, बहुत पेन होने लगा, ट्यूमर एक जगह से लेके 2 जगह पे चला गया, अंदर था, बाहर था और अंदर चला गया,
एक जगह पे सिस्ट ट्यूमर था, अब लिवर में भी आ गया, तो उसे कैंसर कहते हैं। कैंसर लोकलाइज भी होता है, कैंसर जनरलाइज भी होता है। तो अब एक कैंसर के स्टेजेस होते हैं। ट्यूमर जो है वो कैंसर है कि नहीं, ये आप उस ट्यूमर को देख के पता कर सकते हो। हर ट्यूमर कैंसर में बदल सकता है, लेकिन हर कैंसर ट्यूमर से आए ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है, समझ रहे हो ना? हाँ। हर ट्यूमर हम्म, कैंसर में बदल सकता है, लेकिन हर कैंसर ट्यूमर की वजह से हो ऐसा कहीं लिखा नहीं है, समझ रहे हैं ना? तो आपको समझना पड़ेगा कि ट्यूमर एक ऐसा सेल है जो किसी भी बॉडी पे है और वो फैला नहीं है, उसमें पेन नहीं है, उसमें मैलिग्नेंसी नहीं है। अगर वो एबनॉर्मली बढ़ने लगे और एक जगह से दूसरी जगह फैल जाए तो वो कैंसर का रूप ले सकता है। कैंसर के अपने कुछ क्राइटेरिया होते हैं जो फॉलो होगा तभी ट्यूमर कैंसर में चेंज होगा। कभी-कभी ट्यूमर ज़िंदगी भर आपकी बॉडी में रहता है, आपको कोई फ़र्क नहीं करता है। कभी-कभी ट्यूमर 2 साल 3 साल के बाद कैंसर में चेंज हो जाता है। तो वो एक स्पेसिफिक पैटर्न है जिसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि ये ट्यूमर है कि कैंसर है। और मुझे और एक शक है, एक ही बंदा को 2-3 तरफ का कैंसर आता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, एक हाँ। बंदे को कई तरह के कैंसर हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो एक ही सकता टाइम है। पे? बट कुछ चीज़ें जाननी हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं बताना भूल गया कि जो कैंसर होते हैं ना वो अलग-अलग नाम से होते हैं और बेसिकली जो 4 मेजर तरह के कैंसर होते हैं जिनको अलग-अलग नाम से जानते हैं। हम्म, कार्सिनोमा का नाम सुना होगा, कहते हैं इसको कार्सिनोमा है। हम्म, फिर बोलते हैं लिम्फोमा, सार्कोमा और ल्यूकीमिया। हम्म, ये 4 ऐसे टर्म होते हैं जो कैंसर के लिए यूजुअली कहे जाते हैं। हम्म, तो जो कार्सिनोमा होता है ना, वो जितने भी हमारे सेल्स होते हैं, एपिथेलियल सेल्स होते हैं, उसका क्या सेल्स का कैंसर होता है, सेल्स का, हम्म, ठीक है? जो सार्कोमा होता है, वो कनेक्टिव टिश्यू का कैंसर होता है। जो लिम्फोमा होता है, वो हमारे ग्लैंड्स जो होते हैं ना, हम्म, वो ग्लैंड्स का कैंसर होता है और ल्यूकीमिया जो होता है, वो ब्लड का कैंसर होता है। तो कैंसर का मतलब केवल ट्यूमर नहीं होता है। ल्यूकीमिया में कहीं ट्यूमर नहीं दिखेगा आपको, लेकिन वो कैंसर है, वो ब्लड का कैंसर है। समझ रहे हैं ना? तो ये सारे कैंसर हैं, जैसे वो आपको जितने भी सेल्स के एपिथेलियल सेल्स के कैंसर है ना, उधर भी आपको हो सकता है ट्यूमर ना दिखे, लेकिन वहाँ भी कैंसर होगा। तो कैंसर के मल्टीपल टाइप हैं, उसमें से 4 मेजर टर्म यूज़ किए जाते हैं, कार्सिनोमा, लिम्फोमा, सार्कोमा और ल्यूकीमिया। ये 4 तरह के जो कैंसर हैं, ये मैलिग्नेंट कैंसर है और इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि ट्यूमर हो, नाइस। ठीक है? आप अभी 4 तरफ का कैंसर बता दिया। हाँ। वो कॉमन कैंसर क्या है वुमेन वर्सेस में मेन? वुमेन वर्सेस मैन? देखिए, जो वुमेन और मेन के कैंसर की बात करें तो कुछ कॉमन कैंसर है जो फीमेल में होता है, कुछ कॉमन कैंसर्स है जो मेल में होते हैं, ठीक है? तो अगर सबसे कॉमन कैंसर अगर फीमेल की बात करें तो 2 कैंसर फीमेल में बहुत कॉमन है। एक ब्रेस्ट कैंसर है और दूसरा सर्विक्स कैंसर है। ये 2 कैंसर फीमेल में बहुत कॉमन है और जो दोनों में कॉमन है ना मेल फीमेल में, वो कोलोरेक्टल कैंसर है। ओके। कोलन और रेक्टल का कैंसर जो होता है इक्वली मेल फीमेल दोनों में बहुत कॉमन है। बट फीमेल में सबसे कॉमन कैंसर ब्रेस्ट कैंसर है और सर्विक्स कैंसर है। मेल में जो सबसे कॉमन कैंसर है वो प्रोस्टेट कैंसर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये कैंसर तो कॉमन हो गया, अब मेल को और फीमेल में दोनों में वो कौन से इन्वेस्टिगेशन है जिसे रेगुलरली कराते रहने से हमें पता चल जाए कि भाई अगर फीमेल है ना, फीमेल को अगर ब्रेस्ट कैंसर कॉमन है तो 40 के बाद 40 से 50 के बाद हर साल फीमेल को मेमोग्राफी करानी चाहिए, जिससे वो अपने कैंसर को अर्ली स्टेज में पकड़ पाए। अब फीमेल अगर 25 से 30 साल की है तो उसको रेगुलरली 1 साल में पेप्समियर कराते हैं। दैट मीन्स वजाइना से ना एक सेल लेते हैं और उसको चेक करते हैं कि इसमें कोई मैलिग्नेंसी है कि नहीं। ये 2 चेक अगर रेगुलरली आप ले रहे हो, ये 2 इन्वेस्टिगेशन रेगुलरली आप करा रहे हो, तो आप अर्ली स्टेज में पकड़ पाओगे कि फीमेल को ब्रेस्ट कैंसर या अब तीसरा जो मेल का कैंसर सबसे कॉमन कैंसर है वो क्या है? प्रोस्टेट कैंसर है। इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है कि हर साल 40 से 50, जैसे फीमेल में 40 से 50 साल के बाद ब्रेस्ट का होता है, वैसे मेल में 40 से 50 साल के बाद प्रोस्टेट का होता है। तो प्रोस्टेट के कैंसर में भी आपको सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड करा के देखते रहना चाहिए। पीएसए करके एक इन्वेस्टिगेशन होता है, ये अर्ली स्टेज में बता देता है कि आपको कैंसर होने की संभावना है, जिससे कि हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो मेल का आपको मैंने बताया, फीमेल का मैंने कॉमन कैंसर बताया और दोनों में जो कॉमन है वो कोलोरेक्टल कैंसर है।
उसको भी आप सिटी स्कैन प्रोक्टोस्कोपी से पता कर सकते हैं। अब कोई फीमेल को ब्रेस्ट कैंसर हो गया, उसके बाद वो बच्चा पैदा हो सकता है और उसको ब्रेस्ट फीड कैसे करते हैं और करने पे कोई दिक्कत होता है? बड़ा अच्छा सा सवाल है और बड़ा डिफ़िकल्ट सा सवाल है आपका कि मान लो एक फ़ीमेल है, हम्म, उस फ़ीमेल को ब्रेस्ट कैंसर हुआ, अभी उसका दोबारा प्रेगनेंसी होना है, तो उसको प्रेगनेंसी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? तो श्रीकांत, ये डिपेंड करता है कि कैंसर किस स्टेज का है और कैंसर का ट्रीटमेंट कैसा हुआ है और ब्रेस्ट की कंडीशन क्या है। ये सब डिपेंड करता है और ये सब इक्वली असेस करने के बाद ही आपको प्रेगनेंसी में जाना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में जाने के बाद नॉर्मल फीडिंग के लिए ब्रेस्ट एक्टिव होता है और उस टाइम पे अगर कैंसर एक्टिव कैंसर उधर है या पोस्ट सर्जरी है या कैंसर के का ट्रीटमेंट हो चुका है, तो आपको ना एक बार डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए कि डॉक्टर, इस कंडीशन से हम जा रहे हैं, तो क्या हमें प्रेगनेंसी में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? क्योंकि उसके बाद मेमोरी सेल्स एक्टिव होते हैं, तो इट माइट बी कि एक मैलिग्नेंसी हो सकती है या ये भी संभावना है कि उसके बाद आपकी बॉडी ठीक हो सकती है। लेकिन ये डिसीजन बिना डॉक्टर के सलाह के नहीं लें कि कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएँ और अपनी पूरी कंडीशन एक्सप्लेन करें और अगर वो कहता है कि प्रेगनेंसी के लिए जाना चाहिए तो जाना चाहिए, नहीं तो नहीं जाना चाहिए आपको। ये डिपेंड करता है कि आपके ब्रेस्ट का कंडीशन कैसा है, ट्रीटमेंट कैसा हुआ है और अभी आप कौन-सा स्टेज में हो या आपका कौन-सा स्टेज चल रहा है। अच्छा, ये ब्रेस्ट फीडिंग का, सो इज देयर एनी पॉसिबिलिटी दैट ब्रेस्ट फीडिंग कैन रिड्यूस द कैंसर रिस्क? डेफ़िनेटली पॉसिबिलिटी है और हमेशा से रहा है ये। क्योंकि आजकल का टेंडेंसी हो गया है ब्रो कि प्रेगनेंसी होता है, मेरे पास मल्टीपल पेशेंट ऐसे आते हैं जो प्रेगनेंसी के बाद प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराते हैं। उनका फिगर ख़राब हो रहा होता है या उसको थोड़ा आउटडेटेड मानते हैं या उनको ओल्ड फैशन मानते हैं कि हम ब्रेस्ट फीड क्यों कराएँ बच्चे को, अभी वो तो उसको डाइट पे डाल देते हैं। तो अक्सर करके ऐसा देखा गया है कि जितने लोग नेचुरल तरीके से अपनी बॉडी के फिजियोलॉजी को फॉलो नहीं करते हैं। ये बॉडी का फिजियोलॉजी है ना, बच्चा आएगा तो मिल्क भी आएगा तो उस मिल्क को फीड भी कराना है और अगर आप ऐसा नहीं कराते हो, तो चांसेस है आगे जाके ब्रेस्ट के कंप्लेन आने के, ब्रेस्ट के एलिमेंट आने का और दैट माइट बी टर्न इनटू अ कैंसर। बिकॉज़ ये नॉर्मल फिजियोलॉजी है और याद रखना एक बात हम आपको बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत एम्फसाइज़ करके कह रहे हैं कि हमारी बॉडी का कोई भी फिजियोलॉजी अगर सप्रेस हो रहा है, आपने किसी भी फिजियोलॉजी को, जो भी हमारे बॉडी का काम है, उसको अगर करने नहीं दिया आपने, तो वो काम एलिमेंट में, वो काम आप उसको सप्रेस कर रहे हैं, तो वो काम पैथोलॉजी में चेंज हो जाएगा। ये 100% है। आजकल बहुत हुआ है, ये एक तो छोड़िए, इस ब्रेस्ट के साथ-साथ और बताते हैं आपको, बहुत सारे फीमेल्स अपने मेंसेस को चेक कर लेते हैं, पूजा करने जा रहे हैं तो मेंसेस की दवाई खा लिया, इस तरह का। और अभी अभी अक्सर करके देखा, ट्रैवल करने जा रहे हैं या कोई पूजा है या कोई ऐसा फेस्टिवल। इवेंट है, कोई ऐसा फेस्टिवल है, ऐसा भी मैक्सिमम लोग करते हो। इसके बाद भी कैंसर के चांसेस रहते हैं, बहुत ज़्यादा रहते हैं कैंसर के चांस के बाद भी। तो ये सारी जितनी बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजी है, उसको होने नहीं देते हैं, उसको बार-बार हिंडर कर रहे होते हैं, तो दैट टाइप ऑफ hindrance in physiology will turn into a active pathology, ये 100% श्योर है। हम जनरली देखते हैं कोई फेस्टिवल आ रहे हैं फीमेल में, वो पीरियड्स बंद करने के लिए टैबलेट लेते हैं। कोई फेस्टिवल इवेंट्स ट्रैवल भी करते हैं, अभी रेगुलर हो गया है क्योंकि मार्केट में दवाई अवेलेबल है, वो खा रहे हैं। इसका वजह से कुछ प्रॉब्लम होता है, कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है? बहुत ज़्यादा रिस्क है। मैं आपको एक रियल टाइम स्टोरी बताता हूँ। हाँ। अभी हैदराबाद की बात है, हम्म, मेरे पास एक फीमेल आई, उसको सीवियर पेन है, पीसीओडी है उसको और उसके कैंसर मार्कर्स भी बढ़े हुए हैं। तो मैंने जब उसकी हिस्ट्री ली तो उसने मल्टीपल टाइम अपने मेंसेस को फोर्सफुली सप्रेस किया। ऑफिस मीट है, मेंसेस को सप्रेस करना, फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग में थी वो लेडी और उस ट्रैवलिंग में भी मेंसेस को वो टैबलेट लेके मेंसेस को सप्रेस कर देना, फेस्टिवल में टैबलेट लेके मेंसेस को, तो उसको आदत हो गई थी, वो फोर्सफुली अपना मेंसेस सप्रेस कर ले रही थी। अब वो सप्रेशन ऑफ मेंसेस मल्टीपल टाइम हो गया और उसके बाद उसको ट्यूमर आया। वो ट्यूमर में कैंसर मार्कर्स बढ़ के आए। लकीली वो सही टाइम पे आ गई हमारे पास, तो हमने उसको दवाई दी और धीरे-धीरे उसके मार्कर्स रिड्यूस हो गए। लेकिन उसका जो मेजर मेजर रीज़न था वो यही था, जब कभी भी नर्सिस हम अपनी बॉडी के नॉर्मल फिजियोलॉजी को सप्रेस करते, ये तो नॉर्मल है ना, मेंसेस आना तो नॉर्मल है। अब उसको आप सप्रेस कर रहे हो क्योंकि ऑफिस में मीटिंग है, कलीग के साथ मीटिंग है, बॉस के साथ डिनर है, इन सब में ना उसने अपने हेल्थ को प्रायोरिटी पे लिया ही नहीं और आज ये बहुत हो रहा है। आज जितने भी फीमेल्स आते हैं मेरे पास, मैक्सिमम टाइम ना
वो लोग टैबलेट लेके अपना मेंसेस सप्रेस करते हैं, और ये वन ऑफ द डेंजरस एक्ट जिसको लोग करते हैं, और इसके कंसिक्वेंस बहुत खतरनाक होते हैं, और इसका जो मेजर कंसिक्वेंस है, फ्यूचर में आपको कैंसर होने की संभावना 40 to 50% बढ़ जाता है जो फीमेल ऐसा कर रहे हैं। इमीडिएटली उनको स्टॉप करना चाहिए। अक्सर बहुत लोग कहते हैं, बहुत फीमेल लोग कहते हैं वो मेंसेस का पहले उसको ब्रेस्ट में पेन आता, ब्रेस्ट का हेवीनेस आता, और ये भी एक अर्ली साइन है ब्रेस्ट कैंसर का। वो डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, क्योंकि वो तो कॉमन है, मेंस्ट्रुअल का पहले तो बहुत लोगों को आते रहता है। दैट्स अ गुड क्वेश्चन हाँ। श्रीकांत। मैं आपको बताता हूँ, अक्सर करके क्या होता है कि ये दो अलग अलग चीज़ें श्रीकांत, हाँ। और दोनों में कैंसर को कैसे फाइंड आउट करना है ये भी बताता हूँ मैं। अक्सर करके फीमेल हमारे पास आती हैं और कंप्लेन करती हैं कि डॉक्टर साहब जब भी मेंसेस आने को होता है, मेंसेस के आने के 2 दिन 3 दिन पहले ब्रेस्ट हेवी हो जाता है, ब्रेस्ट में सिस्ट बन जाता है, ब्रेस्ट में गांठ बन जाता है, और चलने पे भी ना, जब मैं सीढ़ी उतर रही होती हूँ, चढ़ रही होती हूँ, तो भी ब्रेस्ट में थोड़ा मूवमेंट हो तो बहुत पेन होता है, ऐसा करके लोग बोलते हैं। और जैसे जैसे मेंसेस आता है, फ्लो आता है, वो पेन कम हो जाता है। तो अगर अब इसको कैंसर से कैसे डिफरेंशिएट करें, याद रखना, कैंसर में वो पेन पर्स हमेशा, वो पेन जो है वो परसिस्ट करेगा, मेंसेस के बाद भी वो ट्यूमर रहेगा, सिस्ट रहेगा, पेन रहेगा, और मेंसेस आने के वक़्त वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन वो ट्यूमर डिसअपीयर नहीं होगा। नॉर्मल केसेज़ में ये फिजियोलॉजी होता है, अक्सर करके होता है कि जब भी मेंसेस आता है, मेंसेस एक हार्मोनल प्रोसेस है, और हार्मोन्स हमारे बॉडी के अलग-अलग ऑर्गन से निकलते हैं। जितने भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हैं, वहाँ से हार्मोन सीक्रेट होता है, तो वो उस टाइम पे ब्रेस्ट टेंडर हो जाता है, ब्रेस्ट में थोड़ी गाँठ होती है, अनईजीनेस होता है, वो कॉमन सिम्पटम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सिम्पटम आफ्टर मेंसेस भी परसिस्ट करे, ठीक है? और जब मेंसेस आए तो और बढ़ जाए, दैट मीन्स आपको कहीं न कहीं मैमोग्राफी करानी है, और कहीं न कहीं उस ट्यूमर का जाके इन्वेस्टिगेशन कराना है, ये वार्निंग साइन हो सकता है कैंसर का। और हम तो ये फीमेल का कैंसर के बारे में बात कर रहा हूँ। अक्सर दिस जनरेशन दे आर गेटिंग मोस्ट ऑफ सर्वाइकल कैंसर, एंड कैंसर तो फीमेल में भी ज़्यादा हो गया। अगर देखा जाए तो सर्विक्स कैंसर बहुत कॉमन है फीमेल में, और सर्विक्स कैंसर के जो डाटाज़ देख के ना थोड़ा अंदर से डर जाते हैं हम डॉक्टर्स कि इतनी तेज़ी से क्यों फैल रहा है। इसके 2-3 रीज़न हैं। सबसे पहला रीज़न जो है वो सर्विक्स कैंसर का है कि प्रॉपर तरीके से फीमेल हाइजीन नहीं रखते हैं लोग, प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशन नहीं होता है। अगर वहाँ से कोई भी, देखो हमारी फीमेल की बात करें तो फीमेल में ब्लीडिंग का एक नॉर्मल प्रोसेस है कि मेंसेस में ब्लीडिंग होता है। अगर वो ब्लीडिंग मेंसेस के बाद भी हो रहा है तो इम्पॉर्टेंट है। और अभी जो आज का जनरेशन है, आज के जनरेशन में सबसे कॉमन जो कैंसर का साइन है वो सेक्स एट अर्ली एज। जो अर्ली एज सेक्स है, मैच्योर होने से पहले 18 साल तक मैच्योरिटी मानी जाती है, उससे पहले सेक्सुअल एक्टिविटी, उससे पहले अननेचुरल सेक्स एक्टिविटी, मैस्टरबेशन, या फिर अननेचुरल सेक्स, कुछ भी ऐसा चीज़ जिसकी वजह से सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन आए, वो सारी चीज़ें आने वाले टाइम में फीमेल में कैंसर के रिस्क को बढ़ाता है। सेक्स इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फैक्टर, और जब भी कोई सेक्सुअल एक्टिविटी हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप में कैंसर नहीं है, आपको कोई परेशानी नहीं है तो आपको फ्यूचर में नहीं होगा। सेक्स इज़ अ प्रोसेस जिसमें 2 लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो अगर सामने वाले में भी ऐसा कोई इन्फेक्शन है जिसकी वजह से अगर फीमेल को इन्फेक्शन आ रहा है तो उधर भी कैंसर के चांसेस ज़्यादा हैं। अक्सर करके जो मोस्ट कॉमन कॉज़ है वो अननेचुरल सेक्स है आज के समय में, जो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि शादी और ये सब चीज़ें जो है वो बहुत लेट हो रही है। तो ये जो फैक्टर है कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स, अनकॉमन सेक्स, मैकेनिकल सेक्स, अननेचुरल सेक्स इज़ द मेजर कॉज़ फॉर सर्विकल कैंसर। सो ये बहुत सावधानी से समझना है, और अगर आपको बचना है तो प्रॉपर हाइजीन रखनी है, और नेचुरल सेक्स पे जाना है, और इस तरह की चीज़ों से बचना है। और ये भी कॉमन हो गया है, बेंगलुरु और हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में बॉडी काउंट का नंबर बोल के एकदम ये तो एक रैंक जैसा फील हो रहा है। आप इसका ये बारे में क्या आजकल का ये बोलते हैं? जेनजी लोग है ना, इनके साथ जेनजी लोग मत को बुरा लग जाएगा उनको। लोग। आजकल का ये जो जनरेशन है ना, अभी जो बच्चे हमारे हैं,
ये एक तरह से जैसे पहले था ना कि हमने आईआईटी में फर्स्ट रैंक हासिल किया, हमने मेडिकल में रैंक हासिल किया, बट आज मैं देख रहा हूँ बच्चे बॉडी रैंक बहुत आजकल की हमने कितने लोगों के साथ Body कितने count. टाइम तक मल्टीपल सेक्स किए, ये इसको बॉडी काउंट कहते हैं लोग। हाँ, और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है अर्ली एज में फीमेल को कैंसर होने का। याद रखिएगा, किसी भी ऑर्गन के यूज़ का एक ऑप्टिमम टाइम होता है। जैसे फल होता है ना, आम हम खाते हैं ना, तो आम जब छोटा होता है तो उसमें टेस्ट होगा क्या? अगर उसको बार-बार अगर हम हर्ट करें तो वो मैंगो जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसमें वो टेस्ट नहीं आता है। तो नेचर भी ये कहता है कि किसी भी चीज़ को यूज़ करने का एक ऑप्टिमम टाइम होता है। लेकिन आज हमारे जो बच्चे हैं ना, इनमें ये बहुत कॉमन है। मल्टीपल टाइम, मल्टीपल प्रोसेस, मल्टीपल वो तरीके और अननेचुरल तरीके, आजकल पता नहीं कौन-कौन सा तरीका है। लेकिन याद याद रखिएगा, ये सारे के सारे प्रोसेस फीमेल के लिए बहुत डेंजरस हैं। फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर, फीमेल में सर्विकल कैंसर, जितनी बच्चियां हैं ना, इनको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। ये अचीवमेंट नहीं है। आप किसी भी ऑर्गन का, किसी भी सिस्टम का इस्तेमाल तब करना है जब वो मैच्योर हो जाए। हम रिसर्च में है ये, अर्ली अगर आपका सेक्सुअल एक्टिविटी आपका एज से पहले शुरू हो जाता है तो कैंसर होने के संभावनाएं 80 टू 90% उनमें ज़्यादा होती है, क्योंकि वो सेल्स डेवलप नहीं है, वो इरिटेशन उधर होता है कॉज। तो ये अचीवमेंट नहीं है भाई। बॉडी काउंट इज़ नॉट अचीवमेंट, इट्स अ डेंजरस साइन फॉर फ्यूचर कैंसर फॉर रिलेटेड ऑर्गन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। और जानते हो इसका कंसिक्वेंस क्या होता है? इसका कंसिक्वेंस होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। आज बहुत कॉमन है, आज बहुत कॉमन है। द रीज़न फॉर एसटीडी इज मोस्ट कॉमन रीजन बॉडी काउंट। अलग अलग लोगों के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट जो होता है वो बहुत बड़ा रीजन होता है एसटीडी का। हो सकता है कि सामने वाले को एसटीडी ना हो, लेकिन आपके मल्टीपल कांटेक्ट की वजह से ये जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस में सबसे ज़्यादा प्रोन अगर कोई इंडिविजुअल है तो वो फीमेल है। तो जितने भी फीमेल हैं उनको बहुत कोशिश रहना है कि ये बॉडी काउंट या ये मल्टीपल सेक्स पार्टनर, ये अर्ली सेक्स एक्टिविटी, इससे थोड़ा सावधान रहना है, क्योंकि आपको आगे जाके फ्यूचर जनरेशन देना है। प्रेगनेंसी आपको होनी है, कॉम्प्लिकेशन आपको होना है, एसटीडी आपको होना है, तो फीमेल में ज़्यादा रिस्क होता है भाई मेल की अपेक्षा। तो ज़्यादा सावधान फीमेल को रहना है और इस तरह के प्रोसेस से थोड़ा अवॉइड करना है अपने आप को, और अपने आप को मैच्योर रख के मैच्योर डिसीजन लेना है। सर ये आ गया, इतना साइंटिफिक टेक्नोलॉजी आ गया, फिर भी वी कुडंट एबल टू फाइंड द क्यूर फॉर द कैंसर। कैंसर कोई बीमारी नहीं है भाई कि उसका क्योर है। कैंसर इज ए डिसऑर्डर, राइट? एक डिसऑर्डर है, किसी एक जगह पे कैंसर नहीं होता है। टेक्नोलॉजी तो एक जगह की, कीमोथेरेपी तो उस सेल्स को ठीक कर सकते हैं ना हम लोग, बट वो जो कैंसर का रूट है, कैंसर का जो माहौल है, जो इन्वायरमेंट है, उसको कोई कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी ठीक नहीं कर सकता। इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी के बाद भी कैंसर के पेशेंट आ रहे हैं, सर्जरी के बाद भी कैंसर बढ़ जा रहा है, कीमो के बाद भी कैंसर बढ़ जा रहा है। दैट मीन्स वो इफेक्टिव इलाज सरफेस के लिए है, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए नहीं है। वो इंसान का इलाज नहीं है, वो बीमारी का इलाज है। तो अगर किसी कैंसर को पेशेंट को ठीक करना है तो हमको कलेक्टिव ट्रीटमेंट के साथ जाना पड़ेगा। उसके माइंड पे कैंसर का इफेक्ट, उसके इन्वायरमेंट में वो कौन सा ऑब्स्टिकल्स है, वो कौन सा कॉज है जो कैंसर दे रहा है, उसके इमेजिनेशन, परसेप्शन में, उसके डाइट में, सब कुछ कलेक्टिवली हम लोगों को समझना पड़ेगा, तब जाके कैंसर के पेशेंट का इलाज है। केवल कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, सर्जरी, ये केवल कैंसर के उस सिम्पटम का इलाज है, उस प्रोसेस का इलाज है, उस ग्रोथ का और ट्यूमर का इलाज है। तो वो इलाज प्लस कॉन्स्टिट्यूशनल थेरेपी, ये जो हम डॉक्टर कैंसर में रूट थेरेपी करते हैं ना, इस थेरेपी में हम उन सारे पेशेंट को सपोर्ट देते हैं। वो कीमोथेरेपी ले रहा है, सर्जरी ले रहा है, रेडिएशन ले रहा है, उसके साथ हम उसको होलिस्टिक अप्रोच में लेके जाते हैं और उसका बहुत अच्छा इफेक्ट है। बहुत सारे पेशेंट कीमो को बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं, रेडिएशन को अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं, सर्जरी के कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाते हैं। तो ये जो रूट थेरेपी हमारा है, इसमें हम कलेक्टिवली पेशेंट को ट्रीट करते हैं, उसके माइंड, बॉडी, इमेजिनेशन, परसेप्शन प्लस उसका ट्रीटमेंट, सबको बहुत क्वालिटी तरीके से ऑब्जर्व करते हैं और क्वालिटी ट्रीटमेंट देते हैं। जब तक हम कलेक्टिवली पेशेंट को नहीं देखेंगे श्रीकांत, तब तक कैंसर का ट्रीटमेंट पॉसिबल है ही नहीं।
इतना एडवांस टेक्नोलॉजी, ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, इतना अभी आ गया, और कैंसर का सेम टू सेम वो कैंसर का भी केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। कोई रिलेशन है क्या इस टेक्नोलॉजी और कैंसर का? देखो, अगर रियलिटी बताएं ना, तो ये जो आपने बोला है ना, ये बहुत बड़ा रियलिटी चेक है। अगर सच में हम रियलिटी को चेक करें तो हमें समझ आएगा कि आज से 150 साल पहले, 60 साल पहले हमारी मेडिकल टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी इवॉल्व नहीं थी क्या, आप बताओ? नहीं। लेकिन मेडिकल टेक्नोलॉजी, हमारा मेडिकल सिस्टम इवॉल्व नहीं था, फिर भी बीमारी कम थी बीमारी। आज हमारा मेडिकल सिस्टम इवॉल्व हो गया है, आज नई नई टेक्नोलॉजी आ गई हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हो गए हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हो गए हैं, तो बीमारी कम होना चाहिए ना श्रीकांत? बहुत सारा कैंसर्स भी हो गया। कम होना चाहिए, हाँ। लॉजिकली तो कम हाँ। होना चाहिए ना। हाँ। अगर हमारे पास बहुत सारा पैसा तो गरीबी कम होनी चाहिए ना। हाँ। अब ढेर सारा पैसा होने के बाद भी हम गरीब हैं तो उस पैसे का क्या मतलब? हाँ। वैसे ही आज टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई, एक्यूरेट मेडिसिन हैं, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा है, अच्छे सर्जन्स हैं, हर गली में डॉक्टर्स हैं, फिर भी बीमारी क्यों बढ़ गई? कैंसर क्यों बढ़ गया? डायबिटीज़ क्यों बढ़ गया? पीसीओडी क्यों बढ़ गया? तो बोला ना, ये रियलिटी चेक है। आपको बताते हैं, हमेशा याद रखना, जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस होगा उतना ज़्यादा माइन्यूटली हम बीमारी को पकड़ लेंगे, लेकिन बीमारी को पकड़ना इलाज नहीं है, उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है। क्योंकि जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है उतना ज़्यादा हमारा लाइफस्टाइल कमज़ोर हो रहा है। अभी टेक्नोलॉजी बढ़ गया ना, घर पे फूड ऑर्डर आ जाता है, स्विगी घर पे आता। पहले क्या था, हम तो चल के जाते, खाना खा के चल के आते, अभी क्या है? तो टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, बट टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमारा लाइफस्टाइल कम हो रहा है, हम बहुत ज़्यादा अननेचुरल डीड्स की तरफ बढ़ रहे हैं। एक किताब है, उसमें लिखा गया है कि द मोर वी इवॉल्व, द मोर वी गो अवे फ्रॉम द नेचर, एंड द मोर वी गो अवे फ्रॉम द नेचर, द स्पीडली वी गो टुवर्ड्स आवर डेथ। आज वो हो रहा है। जितना ज़्यादा हम इवॉल्व होंगे उतना नेचर से दूर जाएंगे, और जितना नेचर से दूर जाएंगे उतना मौत के नज़दीक आएंगे। तो ये रीज़न है। और आज टेक्नोलॉजी बढ़ भी गया, चलो मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम्हें फ्यूचर में कैंसर हो जाएगा, होगा तो आपको ना। अगर आपने अपने लाइफस्टाइल को करेक्ट नहीं किया तो क्या वो कैंसर ठीक होगा? नहीं। तो आज यही है, द मोर वी इवॉल्व, द मोर वी डू इन्वेस्टिगेशन, एंड द मोर वी डू इन्वेस्टिगेशन, द मोर वी फाइंड कैंसर। कैंसर तो पहले भी इतना ही था, इन्वेस्टिगेशन नहीं था तो कैंसर लेके ज़िंदगी से अंत तक खत्म हो जाता था। आज बहुत एक्यूरेट प्रिसाइज इन्वेस्टिगेशन, और ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा व्यापार है ये इन्वेस्टिगेशन। तो आज तुम देख लो, आज देख लो, डॉक्टर के क्लिनिक पे जितना भीड़ नहीं है ना, उतना इन्वेस्टिगेशन सेंटर पे भीड़ है। आप चले जाओ, देख लो जाके। हर इंसान अपने आप को इन्वेस्टिगेट करके अपना बीमारी फाइंड आउट करता है, और जब पता चलने के बाद रिजल्ट वही ज़ीरो है। तो हम जितना इवॉल्व हो रहे हैं उतना हम नेचर से दूर जा रहे हैं। अभी जितना अननेचुरल चीज़ें हम करेंगे उतना ज़्यादा बीमारी होगा, और उतना ही ज़्यादा बीमारी डिटेक्ट होगा। हम डॉक्टर्स दवाई दे सकते हैं आपको, आपकी लाइफ को करेक्ट नहीं कर सकते, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। केवल दवाई लेने से आप ठीक हो जाओगे ऐसा कहीं नहीं लिखा है, और यही रीज़न है कि आज कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं। और मैं इसको लाइव एग्जांपल देके बताता हूँ श्रीकांत, D3 आजकल लोगों में कम हो रहा है। और मजेदार बात है, D3 का टैबलेट ले रहे हैं लोग। भाई D3 तो सूरज में दिखता है, सनलाइट में कितना D3 है, क्योंकि सुबह तो जगना ही छोड़ दिया हमने। कहा जाता है कि मॉर्निंग सनलाइट में D3 बहुत ज़्यादा बॉडी में जनरेट होता है, वो विटामिन डी उधर से आता है। अब विटामिन डी के लिए हम सूरज पे डिपेंडेंट नहीं है, हम टैबलेट ले रहे हैं। ये क्या है आप बताओ? अभी आजकल कैप्सूल लेने लगे हैं कि हम नेचुरल फूड नहीं खाएंगे, एक कैप्सूल खा के पेट एनर्जी आ जाएगा। ठीक है, अभी सन थेरेपी, अभी ऑक्सीजन थेरेपी, हाइड्रोजन थेरेपी। अरे भाई, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सन सब नेचर में है, तो नेचर के पास जाना ही बंद कर दिया। तो ये सारा रीजन है जिसकी वजह से आज कैंसर और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां समाज को लग रही हैं, बिकॉज वी आर ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड द नेचर। हमें प्रिमिटिव कहा जाता है आजकल, सुना है? आजकल देखते हैं, आजकल ये जो हमारे यंग बच्चे हैं जिसको हम जनजी कहते हैं, वो कहते हैं ब्लडी प्रिमिटिव, ये वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये प्रिमिटिव नहीं है, ये एसेंशियल रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी के लिए। तो अगर आपने इस रिक्वायरमेंट को सही तरीके से कंसिडर नहीं किया तो कंसिक्वेंस के लिए तैयार रहिए। टेक्नोलॉजी कितनी भी बढ़ जाएगी, टेक्नोलॉजी कभी भी नेचर को रिप्लेस नहीं कर सकता, कभी भी AI इमोशन को रिप्लेस नहीं कर सकता।
तो आपको परेशानी होनी है। मार्क माय वर्ड, बी नेचुरल। अगर आप नेचुरल नहीं रहेंगे आपको परेशानी होगी। अभी ये जिम सप्लीमेंट्स है, प्रोटीन, क्रेटिन सब है, इसका वजह से कैंसर रिस्क बढ़ जाता है? अगर मैं बताऊंगा ना तो जिम वाले मुझे दौड़ा दौड़ा के पूछेंगे डॉक्टर किधर है, ऐसा क्यों बोलता हो, उनका बिजनेस खराब हो जाएगा। बट फैक्ट है ये फैक्ट है। हार्ड फूड और प्लास्टिक कंटेनर, हम तो प्लास्टिक कंटेनर तो यूज ही करते हैं और उसको माइक्रोवेव भी करते हैं, कैंसर रिस्क इससे? दोनों से। शुगर फ्री प्रोडक्ट्स? शुगर फ्री प्रोडक्ट्स कहते तो हैं हम, बट मोस्ट ऑफ द शुगर फ्री प्रोडक्ट हैविंग मोर कार्सिनोजन एजेंट रादर देन नेचुरल शुगर। सो इससे अलावा शुगर ही पीना अच्छा है? शुगर ही, नेचुरल शुगर इंपॉर्टेंट है। शुगर फ्री से अभी एक रिसर्च है, शुगर फ्री जो है उसमें कैंसर कॉजिंग फैक्टर ज़्यादा हैं रादर देन नेचुरल शुगर में। तो नेचुरल शुगर लेने का। ऑयल एनी कंजम्पशन, रिलेशन बिटवीन ऑयल कंजम्पशन एंड कैंसर? ऑयल कंजम्पशन एसेंशियल फॉर लाइफ। तो ऐसा नहीं है कि ऑयल कंजम्पशन से आपको, मतलब ऑयल कंजप्शन से आपको कैंसर हो सकता है। आपको गुड ऑयल और बैड ऑयल दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है, और आपको घी लेंगे तो कैंसर नहीं होगा। अगर आप ये आजकल जो सीड ऑयल? सीड ऑयल है, ये आजकल जो ये क्या वनस्पति तेल है ना, इससे कैंसर के कॉजेज हो सकते हैं। बट ऑयल इज एसेंशियल, आपको ऑप्टिमम अमाउंट में ऑयल लेना है। कैन रेडिएशन एक्सपोजर लीड टू कैंसर? 100%, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इंक्रीज कैंसर रिस्क? 40 to 60%। फोन ज़्यादा यूज करने से ब्रेन कैंसर? ऐसा है नहीं, बट इट माइट बी अ चांस, बिकॉज रेडिएशन इज हार्मफुल फॉर एवरीथिंग, इवन ब्रेन, मसल्स, हार्ट, सबके लिए रेडिएशन इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए भी चांसेस हैं, बट ऐसा नहीं है कि आपको ब्रेन कैंसर हो जाएगा।